हम लोग वाइल लूप स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे कि हाँ कैसे एक एक डिजिट निकालते हैं और फिर डिजिट पे काम कैसे किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि हाँ एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को चेक करना है कि नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। ओके, पहली बात, नंबर आर्मस्ट्रांग होता क्या है? आर्मस्ट्रांग की बात करें तो आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके हर डिजिट को, वैसे रियल डिफिनेशन तो कुछ अलग है, कि अगर सपोज आपको नंबर दिया गया है 1 2 3 4, ओके 1 2 एंड सपोज 1 2 3, और एक और डिजिट ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे हमने चार कॉम्बिनेशन लिया है। पहला है जिसमें 4 डिजिट है, दूसरा है जिसमें 2 डिजिट है, फिर अगले वाले एग्जाम्पल में हमारे 5 डिजिट है, और लास्ट वाले एग्जाम्पल में 3 डिजिट है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर वास्तव में डिफिनेशन क्या है, क्या कहता है? आर्मस्ट्रांग नंबर, आप पहले काउंट करिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ओके, सपोज अगर डिजिट्स की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके अगर 2 आते हैं, ओके, जैसे इसमें कहूं कि बताओ डिजिट्स कितने हैं, तो डिजिट्स हमारे कितने हो जाएंगे 4, और इसमें कितने हो जाएंगे हमारे टोटल डिजिट्स 5, और ये वाला है मेरा, दिस इज योर डिजिट्स बराबर 3। ओके, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि अगर आपको कोई नंबर दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अब आर्मस्ट्रांग किसे कहते हैं कि जितने डिजिट आए हैं, ओके, हर डिजिट का उतना पावर करके आपस में जोड़ दीजिए। मतलब एक एक करके डिजिट निकालिए, ओके, जैसे इसमें पहला डिजिट निकला 2, और जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स उतना ही पावर कीजिए सब सारे डिजिट्स पे, तो प्लस 1 टू द पावर 1। और ये जोड़ने पे अगर आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज, मान लीजिए सम है, ओके, और ये आपका n है, ओके, अगर जो आंसर आया है सम और वो n दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, अब ये पावर कितना होगा, ये हर बार 2 नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स कितने। जैसे अगर इस केस की बात करें तो n, ठीक है, इसमें जो डिजिट्स का पावर निकलेगा वो 2 टू पावर 4 निकलेगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे 4 है, हर डिजिट का पावर 4 करिए, 4 पे 4 प्लस 3 पे 4 प्लस 2 पे 4 प्लस 1 पे 4, और ठीक है, अगर वो जो आंसर आ रहा है सम, वो सम अगर n के बराबर है, इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, आर्मस्ट्रांग हो गया। सेम वही चीज, ओके, अगर मैं 3 डिजिट्स के टर्म्स में बात करूं तो क्या कह रहा है कि आप एक एक करके डिजिट निकालिए, उसका पावर क्यूब कर दीजिए, ओके, टू द पावर 3 कर दीजिए, 2 टू पावर 3 1 टू द पावर 3। अगर जो आंसर आ रहा है अगर वो हमारा उस n के बराबर है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग। इस केस में पावर 5 लेंगे हम लोग, ओके। लेकिन अगर हम बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पावर 3 पे ही काम करना है, तो हम सिंपली पावर 3 पे काम करना है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हम मान के चल रहे हैं कि हमें जो नंबर दिया जाएगा 3 डिजिट्स का, उसे ही चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज एक नंबर ले रहा हूं 153, ओके, ये सपोज मेरा n है, n इज इक्वल टू इतना है। अब आर्मस्ट्रांग आपको निकालना है तो क्या कहेगा कि सबसे पहले एक डिजिट निकालिए, ओके। आपको याद होगा डिजिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, ओके। पहला डिजिट निकला होगा, इस डिजिट का क्यूब करिएगा, मतलब 3 का क्यूब, ओके। अब 3 का क्यूब कैसे होगा, r इंटू r या पाउ r कामा 3 भी आप लिख सकते हैं, ओके। और आपस में जोड़ दीजिए, मतलब इसे सम में ले जाके स्टोर करिए। मान लीजिए सम में स्टार्टिंग में पहले से क्या था 0, तो हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा, सम बराबर सम प्लस आर क्यूब, ओके। ये है कि पहला डिजिट निकलेगा उसका क्यूब करके आप सम में जोड़ दीजिएगा, ओके, ये हो जाएगा आपका 27, ओके, मतलब सम बराबर हो गया मेरा 27, ओके। लेकिन अब अगली बार आपको 5 निकालना है, तो 5 कब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये 3 यहां से गायब ना हो जाए। तो गायब करने के लिए क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ओके। ये काम करेंगे तो फिर अगली बार 5 निकलेगा। अब क्या करिएगा, जब 5 निकालिएगा तो सम की जो पुरानी वैल्यू है 27, उसी में 5 का क्यूब ऐड कर दीजिए, ओके। ये हो जाएगा 125 प्लस 27, ओके, ये हो जाएगा 152, ओके। सम की वैल्यू हो गई 152। अब ये भी डिजिट यहां से गायब हो जाएगा, अगर इस लाइन से चले n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, ये भी गायब हो जाएगा, ओके। अगला डिजिट हमारा क्या आएगा 1, 1 का क्यूब करके इसमें जोड़ दीजिएगा 152 प्लस 1 का क्यूब, ओके, और ये कितना हो जाएगा 153, ओके।
ये चीज है, लेकिन ये भी डिजिट अगर ये लाइन चला होगा तो ये भी डिजिट गायब हो गया होगा। ओके, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो सम बराबर कितना आ रहा है 153। ओके, एन बराबर भी कितना है मेरा 153 है। अगर लेकिन वास्तव में अगर मैं कहूं कि ये पूरा काम करने के बाद बताऊं एन कितना है, तो आप खुद देख रहे होंगे सारे डिजिट गायब हो जा रहे हैं। ओके, तो एन बराबर अब 153 रहा ही नहीं, वो कितना हो गया है, 0 हो चुका है। इसीलिए अगर आप वन में से एन में से एक एक डिजिट गायब कर रहे हैं, तो आपको अगर ओरिजिनल नंबर चाहिए होगा तो उसका बैकअप किस में रख लीजिएगा, पी में रख लीजिएगा। ओके, मतलब अगर मैं कहूं एन इसको, ठीक है, इस पे काम करने से पहले एक एक डिजिट गायब करने से पहले जो ओरिजिनल नंबर था उसको मैंने किस में स्टोर कर लिया है, पी में। अगर मैं पूछूं एन बराबर कितना हो गया, तो एन बराबर 0 हो गया, लेकिन पी अभी भी कितना है मेरा, ओके 153 ही है। ओके, और यही काम आपको तब तक करते रहना है व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक एन 0 से बड़ा है ये काम आप करते रहिए। ओके, ये काम है। बाहर निकलेंगे, अब आपको चेक करना होगा क्या, आर्मस्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज योर सम। ओके, सम बराबर क्या ओरिजिनल नंबर है जो आपने नंबर लिया था। तो अब n से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप n से कंपेयर करेंगे तब तो वहां पे 0 रख देगा, इसीलिए मैंने उसका बैकअप लिया है p में। आप किससे कंपेयर करिए, p से। अगर दोनों इक्वल है तो लिखेंगे नंबर इज आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो चलिए इसे बना रहे हैं। क्या है, राइट योर प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। ओके, ये सपोज करके मैं चल रहा हूं कि नंबर हमारा 3 डिजिट्स का है, उसी पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, while n is greater than 0 sum plus pow r comma 3 and n is equals to n divided by 10। बाहर निकलिए, if sum बराबर p, अब p बराबर क्या ले लीजिएगा यहाँ पे n, तो लिखिएगा printf नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अगर ऐसा नहीं है तो else printf नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। इसे बंद कर लीजिए। ओके, अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो चलिए मेन हमारे पास वेरिएबल है, एक n है, एक p है, एक सम बराबर 0 ले लीजिए। ओके, और एक r नाम का वेरिएबल। ओके, हमें कौन सा नंबर देना पड़ेगा, n की वैल्यू आपको जब तक स्कैन नहीं करेंगे ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो printf मैंने लिखा इंटर द नंबर, इंटर नंबर, और उसी को स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड हो गया। तो ये है आपका आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम, जिसमें क्या कहा इसने कि आप एक नंबर लीजिएगा, उसकी वैल्यू दीजिएगा। ओके, ये लाइन क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए आप पूरा काम करेंगे तो एन की वैल्यू जो ओरिजिनल थी वो हट के कितनी हो गई होगी, 0। तो आप 0 से कंपेयर तो कराना नहीं है, जो आपने आंसर कैलकुलेट किया उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करा है, इसीलिए मैंने क्या कहा उसको उसका बैकअप मैं पी में ले रहा हूँ। अब सम बराबर अगर पी होता है मतलब सम जो आपने कैलकुलेट किया, पी दैट इज योर ओरिजिनल नंबर, क्या दोनों इक्वल हैं, अगर हैं तो आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज आर्मस्ट्रांग नहीं है। ओके, अगर इस प्रोग्राम का अगर आपसे कोई कहे फ्लो चार्ट डिजाइन कीजिए, तो फ्लो चार्ट भी आसान है। कैसे, देखिए सबसे पहले ये हो गया है मेरा स्टार्ट, ये हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ एक वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू असाइन की है, दैट इज सम बराबर 0। ये स्कैन करने वाला मतलब यहाँ पे लिख दूंगा रीड द वैल्यू ऑफ n। ओके, फिर ये आपका ये भी असाइनमेंट है, तो इसका मतलब आप इसको इसमें रखेंगे, दिस इज योर कंडीशन। कंडीशन अगर सही होगा तो अंदर जाएगा, ट्रू होगा ये सारा काम करेगा, वापस लौटेगा। ओके, लेकिन अगर ये गलत होता है तो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद फिर से एक कंडीशन मिलेगा, और उस कंडीशन पे ये लिखा होगा, ये ट्रू होगा तो ये, फॉल्स होगा तो ये। ओके, देन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये है पूरा फ्लो चार्ट डिजाइन करना। अगर हम चाहें तो इसका फ्लो चार्ट आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। चलिए इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं।
हाँ चलिए, सबसे पहले मेरा स्टार्ट हुआ, फिर होगा मेरा सम बराबर 0, सम बराबर 0, देन रीड द वैल्यू ऑफ n, रीड n, देन कंडीशन मिलेगा। कंडीशन के पहले हमने एक लाइन लिखा होगा p बराबर n, p बराबर n, देन अपना while लूप, while n इज ग्रेटर देन 0, आइदर ट्रू होगा और या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो नीचे जाएगा। 3 काम किया था वहां पे, आप चाहे तो 3 अलग अलग सेपरेट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं एक ही बॉक्स में कर रहा हूं। ओके, क्या था, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस r क्यूब एंड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये करने के बाद ये वापस लौटा होगा इस कंडीशन के पास। ये चीज बार बार चलती रहेगी जब तक n की वैल्यू 0 से गलत होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने पे मिलेगा क्या, सम बराबर p है, अगर है तो ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा, आर्मस्ट्रांग, नंबर इज आर्मस्ट्रांग, स्टॉप हो जाएगा। अगर गलत होगा तो लिखेगा नॉट आर्मस्ट्रांग, और ये फिर यहां से स्टॉप हो जाए। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। ओके, सिंपली आपने क्या कहा कि स्टार्ट किया मैंने, सम बराबर 0 लिया, n की वैल्यू रीड किया हूं, ओके, एंड देन p बराबर n किया हूं, उसका बैकअप लिया हूं, फिर इस लूप को चलाया हूं, एक एक डिजिट निकालता गया हूं, क्यूब किए करके जोड़ता गया हूं। ओके, फिर डिजिट निकाला, एक डिजिट गायब किया, ओके, क्यूब किया, जोड़ा, ये चीज बार बार चलती रहेगी। ओके, जब गलत होगा तो बाहर निकलेगा, और ठीक है, जो देखेंगे आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है और जो p है ओरिजिनल नंबर, क्या दोनों सेम है, अगर सेम है तो आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज आर्मस्ट्रांग नहीं। ओके, तो ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने ये चेक किया कि नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। चलिए अगला प्रोग्राम क्या कर रहा है कि अगर आपको सपोज एक नंबर दिया जाए और उस नंबर का रिवर्स निकालना होगा, 4 3 2 1 मान लीजिए ये है। ओके, और ये नंबर दिया गया, कहा जाए कि इसका रिवर्स कर दिए। रिवर्स का मतलब रिवर्स बराबर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4। ओके, यही आंसर आना चाहिए। ओके, मतलब आपको एक ओरिजिनल नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। ओके, अब रिवर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रिवर्स नंबर होता कैसे। ओके, जैसे अगर मैंने कहा कि नंबर बनता कैसे, सपोज 53 है आपके पास। ओके, पहले से जो नंबर रखा गया 53 और आपको एक नया डिजिट दिया जा रहा है 7, और कहा जा रहा है कि इसे जोड़ दीजिए और ऐसे जोड़िएगा कि ये 537 बन जाए। ओके, क्या कहा जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक नंबर है, सपोज ये सम बराबर इतना है। ओके, और एक नया डिजिट दिया जा रहा है, दैट इज योर आर। ओके, मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे इसको, इस आर को ले जाके सम में अटैच करना है। और कैसे अटैच करना है कि ये नंबर जो सम है वो कन्वर्ट होके कितना हो जाए, 537 हो जाए। ओके, इस तरह का नंबर बन जाए, और कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है आपको। ओके, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप ठीक है तुरंत यहाँ पे ले जाके +7 कर देंगे तो ये 537 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कॉन्कैटिनेट तो होगा नहीं, स्ट्रिंग में केवल कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, इंटीजर में तो वो इसे सॉल्व कर देगा। कैसे, इन दोनों को कैलकुलेट करेगा और आंसर आ जाएगा आपका 60। ओके, आपको ये नहीं करना है, आपको 7 को ठीक है वंस प्लेस पे अटैच कर देना है और बाकी को एक एक प्लेस शिफ्ट कर देना है। ओके, अब क्या किया जाए, तो मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। क्या, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए और नया r इसमें जोड़ते जाइए, तो देखिए 530 + 7 कितना बन जाएगा, 537। ओके, मान लीजिए फिर से कोई नया r की वैल्यू आते, मैंने कहा 5 आ गया, फिर 5 को फिर से जोड़ दो। 5 को जब आप वंस प्लेस पे ऐड करेंगे तो बाकी अब क्या होंगे, अपने पोजीशन से ठीक है 10 प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जो 1 पे होगा 10 पे चला जाएगा, जो 10 पे होगा वो 100 पे चला जाएगा, जो 100 पे होगा ठीक है 1000 पे चला जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, किसी नए नंबर को अगर आप प्लेस वैल्यू वंस पे अटैच करते हैं तो बाकी की प्लेस वैल्यू 10 ठीक है प्लेस क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो वही चीज है, नंबर बनाने का फार्मूला क्या है कि अगर आपसे कोई कहता है कि नंबर बनाइए और आपके पास कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, तो सिंपली जो फार्मूला बन रहा है कि अगर सपोज सम नाम का कोई पहले से आपके पास नंबर या डिजिट है, ओके, और आपके पास एक नया डिजिट आ रहा है r और उसको वंस प्लेस पे ऐड करना है, तो क्या कहा जा रहा है कि सम में पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस क्या कर देना,
r कर देना। ओके, अब इस फार्मूले में अगर हम एक एक करके वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या हमारा अपोजिट नंबर मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ r बराबर 1 आएगा। ओके, और सम की स्टार्टिंग वैल्यू आपने मान लीजिए कितना है 0। ओके, तो सबसे पहली वैल्यू रखते हैं। तो सम बराबर 0 इंटू 10 प्लस r की वैल्यू क्या रखा 1, तो दिस इज 0 1, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, मतलब सम बराबर मेरा आ गया 1। ओके, चलिए सम बराबर 1 हो गया। अब अगला डिजिट हम क्या निकालेंगे 2। मैंने कहा भैया अब 2 आ जा रहा है, तो 2 जब आएगा ठीक है तो ये 1 के पहले ऐड होगा, मतलब 1s प्लेस पे 2 हो जाएगा और ये 10s प्लेस पे चला जाएगा। तो कैसे करूंगा, सेम वही फार्मूला। ओके, सम बराबर कितना है 1 1 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, यही बनाना था अभी मुझे। ओके, कि जब 2 आए ठीक है तो 12 हो जाए। ओके, फिर अगली बार 3 निकाल के रखिए इस पे, इस फार्मूले में। जब आप 3 रखेंगे तो क्या होगा, सम की वैल्यू 12 हो चुकी है ठीक है, तो सम बराबर 12 इंटू 10 प्लस 3, तो कितना हो गया 123। ओके, और जब 4 आएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा 123 इंटू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1234। तो फार्मूला क्या बन रहा है कि अगर आपको कोई एक नंबर दिया गया और उस नंबर में मैं कह रहा हूं कि एक डिजिट आ रहा है और उसको वंस प्लेस पे ऐड कर दीजिए। ओके, उसको पहले पोजीशन पे डाल दीजिए, वंस प्लेस पे डाल दीजिए, तो क्या होगा जब वंस प्लेस पे डालेंगे तो बाकी क्या होंगे 10 ठीक है प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे। जो वंस पे है 10s पे चला जाएगा, जो 10s पे है वो 100 पे चला जाएगा, जो 100 पे है 1000 पे। तो उसका मतलब उस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो सब शिफ्ट हो जाएंगे और वंस प्लेस पे जो नया वाला उसको ले जाके प्लस कर देना। और यही कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होना है रिवर्स ऑफ एनी नंबर। ओके, तो चलिए मैंने क्या कहा कि आपको n दिया जा रहा है, आप उस n में से एक एक करके डिजिट निकालिए। तो डिजिट निकालने का फार्मूला आपको पता होगा कि 10 मॉडुलस कर देते हैं। ओके, अब क्या कर रहा है कि आपको निकालने के बाद जो पहले से नंबर उसमें पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर नए वंस पोजीशन पे r को जोड़ देना और एक एक करके डिजिट आप गायब करते रहिए। ओके, और ये काम हम कब तक करेंगे, while n is greater than 0। और जो आंसर आया दैट इज योर सम, यही आपका रिवर्स है, इसी को प्रिंट करा लीजिए। रिवर्स बराबर परसेंटेज d कामा सम, इसी को बंद किया मैंने। ओके, मेन इंट r ले लीजिए, सम बराबर 0 ले लीजिए और क्या ले लीजिए n ले लीजिए और n की वैल्यू आप स्कैन कर लीजिए। printf इंटर नंबर, इसी को स्कैन कर ले रहा हूं मैं, स्कैनफ एंड ये हो गया। दिस इज योर रिवर्स ऑफ एनी नंबर। ओके, आपको रिवर्स निकालना था, सिंपली आपने क्या कहा कि भाई एक नंबर लेते हैं हम लोग। ओके, नंबर लेने के बाद उसमें से एक एक करके डिजिट निकालेंगे और डिजिट निकालने के बाद उसे अटैच कैसे करेंगे, जो पहले से रखा है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सब शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होने के बाद उसमें एक ऐड कर देंगे। ओके, नया वाला डिजिट ऐड करते जाएंगे। ओके, ये आपको पता है डिजिट कैसे गायब होगा। ओके, ये जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पहला डिजिट गायब, फिर अगला रिमाइंडर निकल सकता है, फिर अगला गायब होगा, फिर अगला रिमाइंडर आपका निकलता रहेगा। जो रिवर्स नंबर आपने निकाला दैट इज स्टोर्ड इन सम। ओके, उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा है। ओके, तो ये चीज हो गया। अब इसी रिवर्स के कॉन्सेप्ट पे आपका एक और प्रोग्राम है कि आपको अगर ये चेक करना रहे कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। ओके, पैलिंड्रोम ओके, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया जा रहा है और उस नंबर का आप रिवर्स निकाल लीजिए। ओके, जैसे मैंने कहा 123। ओके, ये है n, मैंने क्या कहा इसका रिवर्स निकालो दैट इज REV इज इक्वल टू क्या हो गया, सपोज दिस इज योर 321। ओके, अब ये पैलिंड्रोम कब होता, जब इसका रिवर्स एग्जैक्ट वही होता जो आपका ओरिजिनल नंबर है। ओके, मतलब अगर रिवर्स बराबर अगर n हो जाता तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि n हमारा क्या है पैलिंड्रोम है। ओके, तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया और आपको चेक करना है कि वो नंबर आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो आप क्या करिए उस नंबर का सबसे पहले रिवर्स कैलकुलेट कीजिए और रिवर्स कैलकुलेट करने के बाद ठीक है चेक करिए कि जो आपने रिवर्स निकाल के जहां भी स्टोर किया है, जिस वेरिएबल में स्टोर किया है, क्या वो उस n के इक्वल है कि नहीं। अगर n के इक्वल है तो अदरवाइज ठीक है आप कहेंगे पैलिंड्रोम है, अदरवाइज कहेंगे कि
नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो चलिए पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। राइट प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, तो सिंपली सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप रिवर्स निकाल लीजिएगा। तो व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहले रिवर्स निकालते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि रिवर्स कैसे निकलता है। REV इज इक्वल टू REV, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार सम लिया था, इस बार REV ले रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं है, आप सम भी ले सकते हैं, और एक एक करके हम डिजिट गायब कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये REV किसके इक्वल होता? अगर n के इक्वल होता, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं हम n में से एक एक डिजिट गायब कर रहे हैं, तो क्या n बराबर वही रह जाएगा जो था? लेकिन नहीं, n 0 हो चुका होगा, इसीलिए हमने क्या कहा था कि n का बैकअप किसी वेरिएबल में ले लीजिए। मैं p में ले रहा हूं। अगर ऐसा है तो आप लिखिए printf नंबर इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। अगर ऐसा नहीं है तो लिखिए else printf नॉट पैलिंड्रोम। ये है आपका कॉन्सेप्ट, इसे बंद कीजिए। देन मेन इंट r n सम बराबर 0 और एक इंट p नाम का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। और सबसे पहले किसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए? printf इंटर नंबर और scanf एंड ये है आपका। तो ये है आपका पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, जिसमें मैंने क्या कहा कि आपको अगर कहा जाए कि एक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर को आपको बार बार चेक करना है क्या कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले नंबर को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप एक एक करके रिमाइंडर निकालते जाइए और उसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करके 10 से, ठीक है, प्लस ऐड करते हैं, मतलब रिवर्स आपका निकल जाएगा। अब उस रिवर्स को चेक करिए क्या ओरिजिनल नंबर के बराबर है। ओरिजिनल नंबर n में था, लेकिन हम n में से एक एक डिजिट गायब कर रहे हैं, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं रह जाता, इसलिए ओरिजिनल वाले का हम पहले बैकअप ले रहे हैं। ओके, और उसी को हम p से कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो रिवर्स है, सॉरी पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये है आपका पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम, कि आप चेक करके बता सकते हैं गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, आप इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करिएगा, सेम वैसे ही है। ओके, जैसे अभी आप स्ट्रॉन्ग का बनाया था हम लोगों ने फ्लो चार्ट। ओके, दिस इज योर स्टार्ट, सम बराबर 0 लेंगे, रीड एंड करेंगे, ये वाला लाइन आप इनपुट बॉक्स में दिखाइएगा। दिस इज कंडीशन, सही होगा तो ये तीनों काम करेगा, फिर वापस आएगा। जब ये गलत होगा तो बाहर निकलेगा और फिर एक कंडीशन बॉक्स होगा, या तो ये प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगा या तो ये प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगा, मतलब ट्रू फॉल्स, वहां से भी दो रास्ते निकलेंगे। ओके, ये आप करिएगा। तो ये है आपका, इसका फ्लो चार्ट आप लोग डिजाइन कर लीजिएगा खुद से। ओके, ये हो गया व्हाइल लूप और फॉर लूप। अब बात कर रहे हैं एक और लूप आता है आपका, जैसे डू व्हाइल लूप। ओके, देखिए सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज होता है और डू व्हाइल थोड़ा काम करने का तरीका भी अलग होता है। डू व्हाइल को क्या कहा जाता है? पोस्ट टेस्ट लूप। अब पोस्ट टेस्ट लूप की खासियत क्या होती है कि वो पहले कंडीशन चेक नहीं करता। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, अगर सपोज n की वैल्यू हम -3 दे देते, अगर n की वैल्यू -3 देते तो पहली बार में चेक करता -3 इज ग्रेटर देन 0, गलत हो जाता, बाहर निकल जाता। ओके, सीधा बाहर निकल जाता, मतलब एक भी बार ये अंदर के, ठीक है, पार्ट को टच नहीं करता, ये 0 टाइम से एग्जीक्यूट होता। दिस इज योर प्री टेस्ट लूप, मतलब पहले चेक करेगा, सही होगा तब काम करने देगा। लेकिन डू व्हाइल थोड़ा सा अलग होता है। डू व्हाइल क्या कहलाता है? आपका पोस्ट टेस्ट लूप। सिंटैक्स पहले देखते हैं। देखिए अभी हमने बताया व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है, जैसे i बराबर 1, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, चाहे लिखते हैं i इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, मैंने लिखा printf comma i and then i प्लस प्लस। ये है मेरा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। ओके, इसी व्हाइल लूप को आप आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डू व्हाइल में। कैसे? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सिंटैक्स, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा डू व्हाइल। देखिए नाम ही है डू व्हाइल,
मतलब पहले डू आएगा देन वाइल आएगा। ओके, इस वाइल को आप नीचे कर दीजिए। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वाइल बाद में आएगा, आप वाइल को नीचे करिए। चलिए i बराबर 1। ओके, और जब यहां से आप इसे नीचे ले जाते ये स्पेस वैकेंट होगा और वहां पर भर दीजिए डू। ओके, वाइल की जगह क्या आ जाएगा? आपका डू आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। प्रिंट एफ %d कामा i एंड ये रहेगा आपका i प्लस प्लस। ओके, और ये वाइल आपका नीचे आ जाएगा, वाइल i लेस देन इक्वल टू 5। ओके, और इस वाइल के पास आपका सेमी कॉलन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां वाइल के पास इसकी बॉडी है और इस वाइल के अंदर जाके काम करना है, लेकिन यहां पे डू की बॉडी है, तो मतलब डू के बाद सेमीकोलन नहीं हो सकता, लेकिन वाइल के बाद सेमीकोलन रहेगा। ओके, अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, अगर मैंने कहा कि सपोज ये लूप अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो i बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है। ओके, अगर सही है तो अंदर जाएगा, ठीक है, प्रिंट 1 करेगा और फिर i प्लस प्लस 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 5, ठीक है, 5 प्रिंट करेगा, देन 6 पे गलत होगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, मतलब ये 5 बार एग्जीक्यूट है। सेम वैसे ही ये भी चलेगा, i बराबर 1। यहाँ पे कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन है तो कुछ नहीं चेक करना, सीधा काम करना है। ओके, तो पहली बार 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हुआ, देन i प्लस प्लस 2। ओके, ये 2 जब करके फिर यहां चेक करेगा इस कंडीशन को, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर कंडीशन सही है तो ये वापस फिर से डू के पास भेज देगा। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन नहीं चेक होता है, यहाँ पे पहले काम कर लेता है और नई वैल्यू जो आप i प्लस प्लस कर रहे हैं उसे यहाँ पे चेक कर रहा है। अगर सही होता है तो ऊपर भेजेगा, काम कराएगा, डू के पास भेज देगा और फिर से काम चलेगा, मतलब 2 प्रिंट होगा। ओके, अब 3 हो जाएगी वैल्यू, 3 पे फिर से चेक करेगा, 3 फिर सही है, फिर डू। ओके, मतलब 3 प्रिंट करेगा। तो ये चीज भी आपकी 5 बार चलेगी। जब i की वैल्यू 6 होगी तो ये गलत होगा, और गलत होते ही ये ऊपर डू के पास नहीं जाने का, नीचे भेज के आगे वाले लाइन पर एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये है डू वाइल। डू वाइल क्या करता है? i बराबर 1, जैसे आपने उसका सिंटेक्स लिखा था वाइल का, सेम वैसे ही आपका डू वाइल का भी सिंटेक्स है। ओके, ये कहता है कि आपने i बराबर 1 किया, बस वहां जहां वाइल लिख रहे थे वहां पे डू कर दीजिए, उस वाइल को नीचे लिखिए, डू के पास सेमीकोलन नहीं होगा, लेकिन वाइल के बाद आपका सेमीकोलन होगा। काम करने का प्रोसीजर मैंने समझाया, पहले 1, नो कंडीशन तो करेगा ये काम। ओके, कंडीशन यहां चेक करेगा। अब दिक्कत कहां पे होगी? सपोज i बराबर मैंने कहा 7 है। ओके, सपोज i बराबर दोनों केस में 7 है। अब मैं कहूं कि बताओ आंसर कितना आएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, पहली वैल्यू 7 है, 7 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये गलत है। अगर गलत है तो अंदर जाने ही देगा, तुरंत बाहर, मतलब ये कभी बार प्रिंट नहीं होगा। ओके, मतलब अगर मैं पूछूं कि आंसर में क्या दिखेगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पहली बार में कंडीशन गलत हो गई, बाहर निकाल दिया, प्रिंट चलने ही नहीं दिया। लेकिन इस केस में थोड़ा सा देखते हैं, i बराबर 7। ओके, यहाँ तो कंडीशन है ही नहीं, तो कहेगा डू करिए पहले। ओके, इस केस में सबसे पहले 7 प्रिंट हो जाएगा आपका। ओके, सपोज ये 7 प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद देन i प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। ओके, i की वैल्यू 8 हो गई। अब इस 8 को यहां चेक करेगा, 8 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये गलत है। गलत होगा तो क्या वापस डू के पास जाएगा? नहीं, ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कंडीशन पहली बार में ही गलत थी, 7 पे ही गलत थी, तब भी देखिए ये प्रिंट हमारा एक बार हुआ है। ओके, जबकि इस केस में आपका कंडीशन गलत हुआ, तुरंत ये बाहर निकल गया, एक भी बार प्रिंट नहीं होने दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ बाहर निकलने के बाद बताओ, यहाँ अगर मैं i की वैल्यू पूछूं कि कितना है, तो i आपका बढ़ा नहीं है, क्योंकि बढ़ता तब ना जब ये अंदर जाता, इसीलिए i की वैल्यू अभी भी कितनी है? बाहर निकलने के बाद 7 है। लेकिन इस केस में देखिए, ये अगर कहूं कि बताओ किस वैल्यू पे, ठीक है, i के किस वैल्यू पे ये कंडीशन गलत हुआ, तो 7 पे नहीं गलत हुआ, क्योंकि प्रिंट तो 7 कराया होगा और बढ़ के कितना हो गया? 8। तो अगर मैं बाहर निकलने के बाद पूछूं बताओ i कितना है, तो i कितना हो चुका है? 8 हो चुका। ओके, तो मेरे ख्याल से बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्री टेस्ट लूप, और इसे कहते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। ओके, पोस्ट टेस्ट लूप क्या कहता है कि हम पहले डू करेंगे, मतलब काम करेंगे, और देन कंडीशन चेक करेंगे। इसीलिए पहली बार में अगर कंडीशन गलत भी होती है ना, तो डू एक बार आपका चल ही जाता है। ओके, लेकिन आपका व्हाइल लूप एक भी बार नहीं चलता है,
तो ये इसीलिए कहते हैं वो मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट होगा और ये मिनिमम हमारा 0 टाइम से चलता है। तो ओके, तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन डू एंड व्हाइल लूप। आप जितने प्रोग्राम फॉर लूप से बना सकते हैं, व्हाइल लूप से बनाते हैं, सेम वही प्रोग्राम आप डू व्हाइल से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको सिंटैक्स में बदलना है। जैसे सम बराबर सम प्लस पाउ आई टू द पावर आई अगर प्रोग्राम बना है तो वही लाइन यहाँ पे लिखना होगा, सम, ठीक है, बराबर सम प्लस आई टू द पावर आई एंड देन आई प्लस प्लस डू रहेगा, ये कंडीशन ये रहेगा, बाहर निकलने के बाद आप प्रिंट सम कराएंगे। ओके, तो ये है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है आपका बेसिक लूप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एरे कैसे काम करता है, एरे की कोडिंग करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।